हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आज इनके बारे में ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है न्यूटन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? द टोटल of a system of a body remain constant unless there is no external force on the system. The total of a system of a body, उसमें यही है the total momentum। यहाँ पर momentum चाहिए था, momentum यहाँ पर momentum चाहिए था, सॉरी वो मिस्टेक हो गई। The total momentum of a system of a body remain constant unless there is no external force act on the body। इसका मतलब है जो मोमेंटम होगा, जो उसकी स्पीड होगी, उस बॉडी की कोई वेलोसिटी होगी। मोमेंटम हम देखा था, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। p मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी mv। तो जब भी मोमेंटम किसी सिस्टम का, किसी बॉडी का कोई मोमेंटम है, एक बॉडी का कोई मोमेंटम है, कुछ तो भी मोमेंटम है, इट रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब तक? अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ जैसा है। उसमें भी था, जब तक कोई चीज चल रही है तब तक, जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता तब तक वो रुकेगी। इसमें भी वैसा है, जब तक कोई चीज किसी बॉडी में मोमेंटम है, जब तक उसे दूसरा फोर्स, अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी दबाव, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक उस सिस्टम में चेंज नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इजी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इजी है। इसको एक फॉर्मूले से भी जाना जाता है। वो फॉर्मूला है m1 u1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2 m2 u2 is equal to m1 u1 प्लस m2 u2। ये उसका फॉर्मूला है। इससे हम किसी चेंज, एक्सटर्नल फोर्स से मोमेंटम का कितना चेंज गिरा, तो ये हम इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। m1 उसका मास हो गया, फिर उसका अंटिल वेलोसिटी, तो ऐसे हम उस चीज का चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो अभी दूसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यह है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब किसी चीज, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो वो चीज जिस जगह पर आके टिक जाती है, स्टेबल रहती है, तो उस चीज को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस चीज को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे सपोज ये मार्कर है, तो इस मार्कर का कोई तो भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम उंगली रखेंगे तो ये दोनों तरफ स्टेबल हो जाएगा, ये उस उंगली पे खड़ा हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाने के लिए दोनों हाथों को ऐसे करना पड़ेगा और पास में लाना पड़ेगा, और फिर किसी एक हाथ वरना किसी एक उंगली पर बैलेंस कीजिए, और फिर जहां पर बैलेंस हो रहा है वहां उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सपोज ये यहाँ पर कहीं पर बैलेंस हो रहा है, तो
वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर कहीं पर होगी। तो उसका मतलब है कि अगर कोई चीज किसी जगह पर टिक जाती है आकर, सपोज ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब किसी चीज का किसी पॉइंट पर आना, आकर स्टेबल हो जाना। तो ये जो रॉड है, तो इसके अंदर कुछ तो भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर अगर आई तो ये स्टेबल हो जाएगी। तो पॉइंट कैसे ढूंढेंगे हम? तो ये दोनों जो उंगलियां है इस रॉड पर रखनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे, और फिर दोनों को नजदीक लाना पड़ेगा। दोनों उंगलियों को ऐसे नजदीक नजदीक लाते जाएंगे और फिर किसी एक उंगली पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहीं पर कुछ एक उंगली पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बैलेंस हो गई, उसका मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर है, इस लाइन में लाया करता है, समझे? इस लाइन पे लाया करता है। आपके पास कोई एक रॉड होगी तो उसकी ये टेक्निक आजमा कर देखिए कि 2 उंगलियां लीजिए और ऐसे नजदीक लाइए, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड हो जाती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ रॉड की नहीं, हर चीज की कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और अलग अलग टाइप के शेप्स में, अलग अलग शेप्स में उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होती है। सपोज एक कार्डबोर्ड है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, तो उसमें उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी? तो इसके लिए ज्योमेट्री में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जहां पर उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। किसी रेक्टेंगुलर सरफेस पर उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जहां पर वो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है, ये ओ पॉइंट जो हमने लिया है, ये वाला पॉइंट, तो उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। वैसे ही अगर सर्कल के 2 डायमीटर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पर करते हैं, वहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। वैसे ट्राइंगल में भी उसके मेरिडियन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो अलग अलग सिलेंडर का ऐसा, ये जो सिलेंडर है रहता है, तो उसका यहाँ पर रहता है बीच में, तो इसमें है स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। बॉडी कैसे स्टेबल रहती है, तो इक्विलिब्रियम क्या है, तो उसके बारे में स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। तो बॉडी स्टेबल कैसे रहती है? तो बुक्स में यह दिया है कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी डिफाइन होती है उसके बेस और हाइट से। स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी इज डिपेंड ऑन इट बेस एंड हाइट। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी is inversely proportional to its height। जब इसकी हाइट बढ़ेगी तब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जब हाइट कम होगी तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए, अगर 2 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ऐसे, ऐसा, और ये एक सरफेस पर है, इसकी हाइट कुछ
पहले हम दोनों सपोज दोनों का जो बेस एरिया है वो सेम है और इसकी हाइट h2 है, 2h है और इसकी h है, तो स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये हम इजीली पता लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, अगर हमने इसको कुछ यहाँ से कुछ फोर्स दिया, ऐसे कुछ फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, तो इसके चांसेस रहेंगे कि ये ज्यादातर बार अनस्टेबल होकर गिर जाए, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे या वो रोटेट हो जाए, तो उसका चेंज हो सकता है। पर इसमें इसका बेस एरिया भी उतना है, पर इसकी हाइट, हमने क्या बोला था, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। इसकी हाइट जब ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जब हाइट कम है तब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ रहे हो क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हमने यहाँ से इसको फोर्स दिया तो इसकी चांसेस है कि ये कम स्टेबल रहे, ये इजीली गिर जाएगा, पर इसको जब हमने फोर्स दिया तब ये इजीली मूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इज कॉल्ड as equilibrium। स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की स्टेबल को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सपोज अगर कोई वाटर का कंटेनर है, ऐसे कोई वाटर के कंटेनर है, तो इसमें कुछ वाटर यहां तक भरा है, यहां तक इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ये पैक है, तो इसे इक्विलिब्रियम नहीं कहा जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं। जब इसमें से वाटर यहाँ से अंदर जाएगा और दोनों का जो वाटर लेवल है वो सेम हो जाएगा, तब ये इसको बोले कि बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों बॉडीज का स्टेट, दोनों बॉडी की स्टेबिलिटी एक जैसी है, सेम है, स्टेबल है। सपोज कोई हीट बॉडी है और कोई दूसरी हीट बॉडी है, तो यहां पर हीट का ट्रांसफर होगा, तो ये क्या स्टेबल बॉडी है, इक्विलिब्रियम में है? नहीं। इक्विलिब्रियम का जब होगा, कब? जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, उसी इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि सेम इन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम, मींस टेम्परेचर स्टेट हो या उसकी स्टेबिलिटी, तो उसको इक्विलिब्रियम से डिनोट किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा लंबा था। सो हम इक्विलिब्रियम के टाइप्स, एनर्जी, वर्क, उसके बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे। सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट चैनल।